क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार, आई थिंक लास्ट ईयर भी यही सेम क्वेश्चन आया था, डेटा भी चेंज नहीं करा था उसने। तो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें। बहुत ही सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। अपने पास 2 kg ड्यूटेरियम है। ही इज सेइंग यू हैव 2 kg ड्यूटेरियम और फ्यूजन रिएक्शन दिया है उसने। फ्यूजन रिएक्शन है ड्यूटेरियम H12 कौन है? H12 ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम के साथ मिलाकर बनाता है He23 और एक न्यूट्रॉन बनाता है। ये उसने कोई रिएक्शन दे रखा है। हमें रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि इस रिएक्शन का एनर्जी रिलीज कितना है। ये एनर्जी कहलाती है क्यू है। ये समझना बेटा, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो ड्यूटेरियम एटम्स दो ड्यूटेरियम एटम्स फ्यूजन करते हैं और बनाते हैं हीलियम। और कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं? 3.27। ये देखो, सिंपल इंग्लिश में मैंने ये लिखा है, यहां पर इसको समझो। दो ड्यूटेरियम एटम्स फ्यूजन करके हीलियम बनाते हैं और इतनी एनर्जी देते हैं। अब ये भी छोड़ दो, क्या बना, आप ये बताओ। दो ड्यूटेरियम एटम्स फ्यूजन करके दो ड्यूटेरियम एटम्स फ्यूजन करके कितनी एनर्जी देते हैं? 3.27 एमईवी, है ना? इसका मतलब एक ड्यूटेरियम एटम की वजह से कितनी एनर्जी मिल रही है? फ्यूजन में तो दो है ना, दोनों मिला के फ्यूजन करके इतनी एनर्जी दे रहे हैं। यानी एक ड्यूटेरियम एटम कितनी एनर्जी देता है? 3.27 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब मेरे पास है कितने एटम? मुझे पता लग गया एक ड्यूटेरियम एटम इतनी एनर्जी देता है। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि आपके पास ड्यूटेरियम एटम्स हैं कितने। हाउ मेनी ड्यूटेरियम एटम्स डू यू हैव? क्वेश्चन पढ़ो। इसका ना थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है उसमें मिसप्रिंट भी है, तो अभी जो करा रहे हैं उस पर ध्यान। ठीक है, दो ड्यूटेरियम एटम्स इतनी एनर्जी देते हैं तो एक इतनी। अब हमारे पास है कितने? एन नंबर ऑफ ड्यूटेरियम होंगे तो हमें एनर्जी कितनी मिलेगी वो हम निकाल लेंगे। हमें ये पता करना है हमारे पास ड्यूटेरियम एटम्स कितने हैं। क्वेश्चन को पढ़िए बेटा सब बच्चे 2 बार, आपको समझ में आएगा। तो कैसे आए? अपने पास क्या चीज है? उसने वो बोला है 2 किलो ड्यूटेरियम। 2 किलो ड्यूटेरियम। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री यूज करना है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 2 किलो। 2 किलो को ग्राम में डालोगे 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऊपर वाला। ड्यूटेरियम का ऊपर वाला नंबर क्या होता है? दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। तो ड्यूटेरियम में ऊपर वाला कितना है? 2। तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा ग्राम में होता है, बाय 2। यानी कितने मोल्स हो गए? 1000 मोल्स। और 1000 मोल्स हो गए तो एक मोल में हमें पता है एवोगाड्रो एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल में, ये एक मोल में होते हैं। और ऐसे कितने मोल्स हैं हमारे पास? 1000। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 6.02 इंटू 10⁻26 एटम्स। और इतने ड्यूटेरियम एटम्स हमें कितनी एनर्जी देंगे वो आप देखिए। एक एटम कितनी देता था? इतनी देता था। और कितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई, तो हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? 3.27 बाई 2। ये तो एक एटम की है, इंटू 6.02 इंटू 10⁻20।
6 इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। चलो लिखो जरा, लिखो। वहां पे हो सकता है आपको जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, उसको रहने दीजिएगा। इस तरीके से दो ड्यूटेरियम एटम्स की एनर्जी देते हैं, तो एक इतनी देगा, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एटम्स। तो ये क्या चीज आ गई? ये आ गई टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। दिस इज द टोटल एनर्जी। अच्छा, अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है बेटा, ये एमईवी में है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब हम इसको जूल में कन्वर्ट करें, ध्यान दें। मेगा को पहले तो मैं मेगा खोल, तो मेगा को मैंने 10 की पावर 6 कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 माइनस 19 से, तो ये जूल में कर। ठीक है ना, ये वाला 2 अभी मैं इससे काट रहा हूं। और 26 और 6 32 लिखो। और अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में था, अब इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 3.27 इंटू 3.01 इंटू 10 की पावर 32 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अब ये जूल में कर। और 32 और 19 को कंबाइन कर लूं, करो जरा जल्दी से रिप्लाई करो। 32 और 19 कितना आएगा? यहाँ 10 की पावर 32 था, यहाँ 10 की पावर -19 है। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। 10 की पावर कितना आएगा? पावर 32 - 19, ठीक है ना? 32, जब इन दोनों का आप कंबाइन करोगे तो 32 - 19। ये तो रिप्लाई कर दो यार, इतना तो रिप्लाई कर दो। दिस यू विल गेट द आंसर इन द यूनिट ऑफ जूल। ठीक है ना? जो भी आएगा कर लेना, आप इसको पूरा कैलकुलेट कर। अच्छा, अब पूछा गया ये हमें क्या मिला? 2 किलो ड्यूटेरियम का पूरा पूरा फ्यूजन हो गया अगर, तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है ना, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस। तो ये कुछ कैलकुलेट कर सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली 3 ले लो, कर लेना ये कैलकुलेट। ठीक है ना? अब पूछ क्या रहा है, आगे देखते हैं। ये एनर्जी को यूज कर रहा है वो, एक 100 वॉट का बल्ब जला। तो इस एनर्जी से वो एक 100 वॉट का बल्ब जलाने की कोशिश कर। तो वो पूछता है कितने टाइम तक ये बल्ब जले। तो मुझे पता है एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। मान लो ये बल्ब कितने टाइम तक जल रहा है, मान लो टाइम टी। तो टाइम टी तक चलने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी इसको? एनर्जी इज इक्वल टू 100 × टी। अब ये देखिए, ये एनर्जी जूल में, ये एनर्जी जूल में है क्योंकि पावर हमारी एसआई यूनिट में थी, वॉट में, और टाइम सेकेंड। इसको इतनी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आ कहां से रही है? ड्यूटेरियम के फ्यूजन से। यानी इन दोनों एनर्जीज को अब मैं क्या कर दूं? अब आप इन दोनों एनर्जी को चलो सॉल्व करो। जितनी एनर्जी ड्यूटेरियम ने दी, उसी एनर्जी से आप बल्ब चला रहे हो। बल्ब को जो एनर्जी चाहिए वो वही है जो ड्यूटेरियम से मिली है। तो इक्वेट करिए, ये 100 नीचे चला जाएगा। अच्छा देख लेते हैं, 32 और 19, 13 बचा था। 13 का ये दो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं क्या आ रहा है। टाइम इज कमिंग आउट टू बी
3.27 इंटू 3.01 इंटू 1.6, और ये 100 भी कट जाएगा, 100 भी नीचे आएगा ना, 2 जीरो और कम हो जाएगी, तो इंटू 10 की पावर, और यूनिट होगा सेकेंड्स। ये देखिए ये आंसर। ठीक है, इसको 10 ले लेते हैं, 10 के आसपास होगा, 16 अप्रोक्सीमेटली, तुम लोग सही से कर लेना, 16 इंटू 10 की पावर 11, ये आंसर। आप लोग एक्यूरेट करिएगा, मैंने ऑलरेडी ऐसे ही करा है। अच्छा, अब एक चीज और सीखो, क्योंकि टाइम ऐसा ही है बेटा, ध्यान नहीं दोगे, अगर नहीं ध्यान दे रहा तो ज्वाइन ही मत करो। तो इस टाइम को अगर वो आपसे पूछ ले कन्वर्ट करो, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है, 10 की पावर 11 है, तो वो कह सकता है आपको क्वेश्चन में कि इसको कन्वर्ट करिए ईयर्स में, कितने साल, तो दिस टाइम हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ईयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आवर को डेज में कन्वर्ट करेंगे, और फिर डेज को 365 से डिवाइड करके ईयर में करेंगे। तो ये ऑपरेशन लगेगा इस सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करने, ये सीधा सीधा होता है 3.16 इंटू 10 की पावर 7। इसको आप डिवाइड कर दो, 3.16 इंटू 10 की पावर 7 से, तो ये आपका आंसर टाइम सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इन द यूनिट ऑफ ईयर्स। ये सब छोटी छोटी चीजें याद करें, अगर पूछ रहा है ईयर्स में तो आप अपने टाइम को सेकंड वाले को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता ही आपका डाउट रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13, अब वो हो जाएगा, जो वहां पे तरीका दिया है वो भी ठीक है सॉल्यूशंस में, ये वाला तरीका ये भी वैसा ही है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप आंसर सेम ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये अगर आपको दिक्कत लगेगी क्लास में एक और बार डिस्कस करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझ लेना बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पढ़िए सब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 4 nuclei of an element undergo fusion to form a heavy nucleus। 4 न्यूक्लियाई मान लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कंबाइन करते हैं और एक हेवी न्यूक्लियस बनता है y, तो ये फ्यूजन हो रहा है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी रिलीज हुई है, उसने क्वेश्चन में बोला है एनर्जी रिलीज हुई, यानी क्यू वैल्यू पॉजिटिव। क्यू वैल्यू पॉजिटिव है का मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, होना चाहता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन होना चाहता है। और कोई भी रिएक्शन जो होना चाहता है उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। होना चाहता है का मतलब क्या है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तभी तो रिएक्शन होना चाहेगा, यानी जो y होगा y मस्ट बी मोर स्टेबल, तभी तो ये रिएक्शन होना चाह रहा है। तो पूछता क्या है ये,
Which of the two, the parent or the daughter nuclei would have the higher binding energy per? तो अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हायर। जो ज्यादा स्टेबल होता है, क्वेश्चन में देखो ना क्लियरली बोला है सब कुछ। 4 nuclei undergo fusion to form a heavy nucleus with the release of energy. 4 nuclei fuse together to form a heavy nucleus with the release of energy. Which of the two, the parent or the daughter nuclei, would have higher binding energy per nucleon? पढ़ लीजिए एक बार, नोट डाउन करिए। पेरेंट डॉटर में कंफ्यूजन हो, अगर आपको कभी पेरेंट डॉटर क्या है तो इट इज बेटर कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वर्ड यूज कर लें। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हैज हायर बाइंडिंग। ठीक है ना। सेवेंथ पर आ जाते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम के दो आइसोटोप्स होते हैं। लिथियम हैज टू आइसोटोप्स 3,6 एंड लिथियम 3,7 have respective abundance of, ये आकर करता है 7.5% और दूसरा वाला आकर करता है 92.5%। ठीक है ना, ये इनके अर्थ पे अबंडेंस दे रखे, Li36 का और Li36, इनके मासेस दे रखे, इनके मासेस दे रखे हैं 6.01512, 6.01512 और इसका 7.01666। अब इसका एवरेज एटॉमिक वो निकालना है, फाइंड द एटॉमिक वेट निकालना है। एटॉमिक वेट कौन सा होगा, एवरेज। तो जब मैं क्वेश्चन में, अगर मेरे क्वेश्चन में लिथियम आया तो मैं उस लिथियम का ये यूज करूंगा या ये यूज करूंगा, वो मेरे को इनका क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, M1 % 1 प्लस M2 % 2 अपॉन M1 % 1 M2 % 2 अपॉन, कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो वहां देख लो, उसने कर रखा है M1 इंटू % 1 प्लस M2 इंटू % 2 डिवाइडेड बाय, यहां से आपका सॉल्व करके आता है 6.940, वही जो लिखा है उसकी बात। ऐसे इसका अगला पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 11, अल्फा डीके बोल रहा है वो। अल्फा डीके, हालांकि मैंने आपको बताया था ये अल्फा डीके हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कर लेते हैं इसको। अल्फा डीके ऑफ आर ए, पता नहीं इसका नाम क्या है, जो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आर ए बोल दो, 226। अल्फा डीके वो होता है जिसमें अल्फा पार्टिकल एमिट। तो रिएक्शन बनाता हूं मैं, आर ए 88 226, कोई एक एलिमेंट बनाता होगा, कोई एक एलिमेंट बनाता होगा और साथ में एमिट करता होगा अल्फा पार्टिकल, यही अल्फा डीके रिएक्शन।
अब ये जो एलिमेंट, और एक चीज और आज सीखो, अल्फा पार्टिकल होता क्या है, ये सीखिए आज। लिखिए, अल्फा पार्टिकल इज सेम एज द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज सेम एज द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम जो होता है ये वाला He24, He2, He24 का जरा न्यूक्लियस देखते हैं। दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिए बाहर के क्योंकि मैं सिर्फ न्यूक्लियस देखता हूँ। तो दिस इज द अल्फा। ये देखो, तुमने आज सीखा अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन। तो बिल्कुल किसके जैसा होता है अल्फा पार्टिकल, बिल्कुल किसके जैसा, जैसा हीलियम का न्यूक्लियस। आप आगे से अल्फा पार्टिकल को Alpha42 भी लिख सकते हो या He42 भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है। हीलियम का जो न्यूक्लियस है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। तो Ra88 एक एलिमेंट बनाता है और साथ में एक अल्फा पार्टिकल यानी He24 एमिट करता है। तो अब बैलेंसिंग के लिए मुझे पता है यहाँ कितना होगा, 88 में से 2 यहाँ चला गया तो 86 होगा, 226 में से 4 यहाँ चला गया तो 222। और क्वेश्चन में दिया ही होगा ऐसा एलिमेंट, तभी तो मैं कर पाऊंगा। क्वेश्चन में उसने एक एलिमेंट दे रखा है Rn, तो Rn देता है Rn और अल्फा पार्टिकल। ये देखिए, जो बच्चे अब नहीं आते क्लास में वो कैसे सीख पाते। मासेस दे रखे हैं, इसका दे रखा है 226.02540। इसका दे रखा है 222.01750, 222.01750, 4.00260, 4.00260। ठीक है ना, ये इनका मास। अब हमें पता है किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज जो होगी यानी क्यू वैल्यू, उसका फॉर्मूला है, क्यू वैल्यू का मैंने फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी। तो प्रोडक्ट्स ये दोनों हो गए, प्रोडक्ट्स ये दोनों, रिएक्टेंट ये, तो रिएक्टेंट में इसको डाल दो, प्रोडक्ट्स में इसको डाल दो, और सी स्क्वायर की शॉर्टकट वैल्यू 931 लेके आंसर। ठीक है ना, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बस इसके आगे का नहीं करना। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल की, वो आप छोड़ दीजिए, आप यहीं तक कर लीजिए, क्यों है। ठीक है, असाइनमेंट पर आ जाओ। सॉल्व एग्जांपल होगा एक प्रैक्टिस असाइनमेंट। प्रैक्टिस असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन आप चाहते हो डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए चैट बॉक्स में। मोस्टली तो सारे रिलेटेड ही है, इस पर ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। एक हो सकता है आपको 45th क्वेश्चन में डाउट आया हो। चलो अपने बताओ क्या। 45 में हो सकता है आपको डाउट आया, पर मैंने आज आपको वो करा दिया, उससे 45 अब आपका हो जाएगा। 45 में जो भी डाउट आया था, आज जैसे मैंने आपको वो मोल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कराया ना, 45 उस नॉलेज से थोड़ा कोशिश करो। 45 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट लास्ट ईयर का बोर्ड क्वेश्चन। तो 45 में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बस मोल कॉन्सेप्ट लगाकर उसी तरीके से ट्राई। ठीक है ना, 44 बता दें।
44 तो बहुत ही बेकार है यार। 44 में क्या 44, चलो जरा आप लोग पढ़ो। 44 ग्राफ पे बेस्ड है, रिसेंट साल का क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ दे रखा है। 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो फ्यूजन करेगा और कौन सा है जो फिजन करेगा। इसमें क्या हो गया, इससे बेकार क्या क्वेश्चन हो गया। जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इससे बेकार क्या क्वेश्चन होगा यार। हमें पता है ये वाला एलिमेंट फिजन करना चाहेगा और ये वाला एलिमेंट फ्यूजन करना चाहेगा, और क्या। यही तो बताया था। जो यहाँ पर है बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई है तो ये चाहेगा मैं फ्यूजन करूं, और ये वाला चाहेगा फ्यूजन करूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो आगे वाले होते हैं ये फिजन करना चाहते हैं, यहाँ वाले जो होते हैं ये फ्यूजन करना चाहते हैं, और मिडिल मास वाले जो होते हैं ये स्टेबल। ठीक है ना। एक 13 का बी पार्ट है, ये आप रिमूव कर दीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ये नहीं कर। चलो आई थिंक मोस्ट हमारी डिफिकल्टीज खत्म हो गई, अब आप लोगों के डाउट्स। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा देर की क्लास नहीं है आज। यूपीआई का काम हो गया। आप लोग एक चीज सुन लीजिए, आपने इन चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट और एमसीक्यू करके अगली क्लास में लाने हैं सारे चैप्टर्स के, और ये बुक में ही मार्क कर लेना। अब जैसे यही चैप्टर है, इसके एंड में आप देखोगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये बुक में ही कर लेना। फिर आप देखोगे एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो योर होमवर्क इज टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड एमसीक्यूज।